हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, जहां मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, उसके अलजेब्रा कैसे फॉर्म होते हैं, कम्यूटेशन रिलेशंस कैसे होते हैं, साथ ही साथ मैंने बताया था आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज के बारे में। इस वीडियो के अंदर हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड होंगे, और उनकी जो पिछली वीडियो के अंदर जो मैं बताना भूल गया था क्वेश्चंस को, वो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक छोटा टॉपिक जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखो, रेगुलरली हम जब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम पे, तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से हर चीज को कैलकुलेट किया था, एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। लेकिन इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम की टर्म एक्चुअल में कहां से आ गई, कहां से उजागर हो गई, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मॉडल किस पर, एटम के मॉडल पर। और हम जानते हैं कि यहां पर बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है ना, वो होता है हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहां तक तो बात समझ में आ गई, क्योंकि क्लासिकली ये बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जिससे एक मोमेंटम जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और उसको हम इससे कैलकुलेट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमने इसी की मदद से, जब मैं अलजेब्रा करा रहा था वहां पर मैंने बताया था, इसकी मदद से हमने कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड आउट किए थे, एक्स में, वाई में, जेड में, हमने सब चीजें इसकी मदद से कर ली थी, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जब हम इस फॉर्मूले को यूज करके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, तो हमने एक चीज पाई कि जब हमने ये देखा कि हमारे पास एक वैल्यू आई एल स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, वो होती है हमारा एल प्लस वन एच का स्क्वायर। यहां पर अगर मैं एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखता हूं, एटसेट्रा 1, 2, 3 एल की वैल्यू मैं यहां पर रखूं, तो मुझे यहां पर मिलेगा 0, 2 एच का स्क्वायर, 6 एच का स्क्वायर, एटसेट्रा, ऐसे सब चीजें मिलती जाएगी। यानी कि एल की किसी भी वैल्यू पर हमारे पास में यहां पर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू मिलेगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, ये बात फिक्स है। तो इससे ये पता चला कि जब हम कभी भी इस फॉर्मूले का यूज करके इस रिलेशन को जो फाइंड आउट करते हैं, ये L इक्वल्स टू आर क्रॉस पी से ही हमने एल स्क्वायर को फाइंड आउट किया था, कि जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं और यहां पर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास में एक इंटीजर वैल्यू आती है। इसके अलावा भी अगर मैं किसी भी, चाहे वो LX हो, चाहे वो LY हो, चाहे वो LZ हो, चाहे वो कुछ भी हो, लाइक मैं बात करूं अपने एल स्क्वायर जेड की, या फिर मैं बात करूं एल प्लस की, या मैं बात करूं एल माइनस की, उसमें जब भी हम एल की वैल्यू को स्विच करते हैं, 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखते हैं, तो हमारे पास में एक नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आती है। तो एक्चुअल में हमारा जो ये जो फॉर्मूला है, ये बताता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ये इंटीजर्स को एक्वायर करेगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई थी, ठीक है। जब हम क्लासिकली या क्वांटम मैकेनिक्स में बात कर रहे थे, तब यहां तक तो बात बिल्कुल सही चल रही थी कि हाँ ठीक है, एक जब भी आप कोई वैल्यू रखोगे एल की, तो आपके पास में कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो भी नॉन नेगेटिव। तो यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर चल रही थी, एकदम परफेक्ट, कोई दो राय नहीं थी इस बात के अंदर। लेकिन फिर हुआ ये, जब हम स्टडी करने बैठे इसके कम्यूटेशन रिलेशंस को, तब हमने एक चीज को नोटिस किया। वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि हमने ये नोटिस किया कि इसके कम्यूटेशन रिलेशंस की मदद से, कम्यूटेशन रिलेशंस शो करते हैं हाफ इंटीजर्स को भी, इसके कम्यूटेशन रिलेशंस हाफ इंटीजर्स को भी शो करते हैं।
अब सर ये कैसे बात हो गई? आपने तो कहा अभी तक कि हम कुछ भी वैल्यू रखें, हमारे पास में सिर्फ यही वैल्यू है कि 0 to 6, यानी कि एक इंटीजर नॉन नेगेटिव वैल्यू। अब आप कह रहे हो कम्यूटेशन रिलेशंस को यूज करेंगे तो हमारे पास एक हाफ इंटीजर वैल्यू भी आएगी। बिल्कुल आएगी। कैसे आएगी वो देखो। अगर मैं अपने हमारे यहां पर जो हमने डिस्कस किए थे राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर, जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम भी कह सकते हैं, एल प्लस जिसकी वैल्यू एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई और एल माइनस आयोटा एल वाई। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपको मिलता है एल एक्स इक्वल टू एल प्लस एल माइनस वाई टू, और अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो इन दोनों इक्वेशन को तो आपको मिलता है एल प्लस एल माइनस अपॉन टू आइटा। जरा इन चीजों को ढंग से देखिए, जरा इन चीजों को ढंग से देखिए। यहां बट्टे में कितना है? 2 है। बट्टे में कितना है? 2 है। तो इसका मतलब यहां चांसेस है, यहां पर 110% चांस है किस चीज का? सॉरी वीडियो में ग्लिच के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर हम अपने कम्यूटेशन रिलेशंस को यूज करें एल प्लस एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल माइनस एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो एल एक्स की वैल्यू मिलेगी, इन दोनों को माइनस करूं तो एल वाई की वैल्यू मिलेगी। अब जो ये यहां पर जो दोनों टर्म्स आई ना, इनको जरा ढंग से देखिए, इनके नीचे 2 है और ये 2 एक्चुअल में शो करता है हाफ इंटीजर्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनके कम्यूटेशन रिलेशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर हाफ इंटीजर्स भी आ रहे हैं। अब ये हाफ इंटीजर्स कहां से आ गए? क्योंकि हमारी थ्योरी तो ये कहती है कि जब हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, हाफ इंटीजर नहीं आनी चाहिए। तब यहां से ये बात उठी कि ये हाफ इंटीजर्स वैल्यू एक्चुअल में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन में सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट नहीं हो रहा है, इसमें जनरेट हो रहा है एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी जनरेट हो रहा है। अब बारी आती है कि ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में था क्या और ये उठा कहां से, वो तो मैंने बता दिया। ये उठा क्यों? क्योंकि हमारे पास हाफ इंटीजर वैल्यूज आ रही थी। जब हाफ इंटीजर वैल्यूज आ रही थी तो इसको पता करने के लिए हमने ये कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन में सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं हो रहा है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हो रहा है। ठीक है, उठा कहां से वो समझ में आ गया कि ये टॉपिक राइज कहां से हुआ, क्यों आया, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये टॉपिक है क्या? तो जब हमने इसको स्टडी किया, इसके कम्यूटेशन रिलेशंस को स्टडी किया, तब हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी मिली। वो जानकारी क्या थी कि जो हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन में प्री एग्जिस्ट है, ये इलेक्ट्रॉन की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में पलक झपकाना हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमने खुद से एक्वायर नहीं किया, ये हमारी प्रॉपर्टी है कि पलक झपकेगी, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। साथ ही साथ जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम को और आगे स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है, सॉरी क्वांटाइज्ड टर्म है। क्वांटाइज्ड का मतलब है यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी, या तो प्लस का 1/2 या माइनस का 1/2 हाफ इंटीजर, ये इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। इसको कहते हैं क्वांटाइज क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटाइज का यहां पर मतलब ये है कि ये जो स्पिन करेगा ना, इसे स्पिन करने के लिए किसी भी स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसको स्पिन करने के लिए स्पेस की जरूरत नहीं है। मतलब याद रखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जब आप बात करेंगे उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो या नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम गारंटी के साथ में होगा। ये बात, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व होना जरूरी है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व होना जरूरी नहीं है, इसलिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम हमेशा एग्जिस्ट करता है। दो बातें यहां पर क्लियर हो गई। साथ ही साथ ये जो प्लस और माइनस है वो एक्चुअल में शो करते हैं हमारे अप और डाउन को। ये अप डाउन क्या है सर? अप का मतलब है स्पिन अप, स्पिन अप मतलब ये, और स्पिन डाउन मतलब ये। अब एक्चुअल में ये क्या, ये हमारी स्टेट्स को बताती है इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट क्या है, सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, ये हमारा स्पिन अप और स्पिन माइनस, और साथ ही साथ ये प्लस माइनस हमें शो करते हैं जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की स्टेट, कि इलेक्ट्रॉन कहां है। मतलब ये मान लेते हैं कि एक्सिस लेता हूं मैं, ये प्लस जेड और ये माइनस जेड
तो यहां पर अगर मान लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में, प्लस या माइनस में, ये भी ये प्लस माइनस शो करते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। और इसमें ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे हम। आप अगर अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे इसके बारे में, और भी टर्म्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़े क्वेश्चंस थे इसके बारे में, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लेडर ऑपरेटर से, मतलब एल प्लस और एल माइनस की मदद से कि क्यों जनरेट हुआ, क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सब चीजें हमने अभी इसमें क्लियर कर ली। अब इसके कुछ टर्म्स है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा रिलेशंस नहीं आते हैं, ज्यादा कम्प्यूटेशन चीजें नहीं आती है, मतलब कम्प्यूटेशन रिलेशन ज्यादा नहीं आएंगे। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बहुत अमेजिंग बात बताने वाला हूँ। एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सिंपली एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? वो काम ये है कि आपको मैं अभी जो लिखवाने वाला हूं उसको अच्छे से नोट कर लेना और उसको याद कर लेना। इससे बाहर क्वेश्चन स्पिन एंगुलर मोमेंटम में कभी नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये इतना सा समराइज टॉपिक है कि हाँ, क्योंकि ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स टर्म पे बात करता है। मैंने भी बोला ना, प्लस 1/2 माइनस 1/2, इससे आगे ये बात ही नहीं करेगा। अब इससे आगे बात नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन से मतलब यहाँ पर कुछ फिक्स वैल्यूज है, बस उनको याद कर लो, आपके स्पिन एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इनके कम्यूटेशन रिलेशंस। तो एक कम्यूटेशन रिलेशन होता है एस एक्स एस वाई, वो हमारा होता है आयोटा एच कार्ड एस जेड, फिर हमारा होता है एस जेड एस एक्स, आयोटा एच कार्ड एस वाई, फिर हमारा होता है एस वाई और सॉरी एस जेड, तो वो हो जाएगा आयोटा एच कैट एस एक्स। ठीक है, ये साथ ही साथ इसकी एक जो स्क्वायर वाली टर्म है वो याद कर लेंगे। स्क्वायर वाली टर्म क्या होगा, एस एस प्लस 1 एच कैट स्क्वायर। यहीं से तो हमारा वैल्यू आता है। अगर मैं एस की जगह 1/2 रखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 एच कैट स्क्वायर, ये आएगी। ठीक है सर, तो ये चार चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो आपको याद रखनी है। साथ ही साथ हम यहां पर ये हमारे, सॉरी 2 मिनट हो गया, इसको आप एकदम अच्छे से देख लो और नोट कर लो। वीडियो को पॉज कर ले और इसको देख लो, रिलेशंस को नोट कर ले कहीं पे। ठीक है, चलो अब मैं अपना एक और टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। मैं बता रहा हूं ये बहुत इजी टॉपिक है, मैं जो दिखा रहा हूं फटाफट लिख ले, बहुत अच्छे है, ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपना जो यहां पर जो मेन काम है वो है पॉलीस्पिन थ्योरी। ठीक है, अब पॉलीस्पिन थ्योरी क्या है वो जरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। पॉलीस्पिन थ्योरी, देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अलग है, वो मैं बाद में अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, फिलहाल इसको देखें। द थ्योरी स्टेट दैट द वैलिड स्पिन 1/2 पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, कि अगर आपको वैलिड स्पिन को कैलकुलेट करना है जो कि है 1/2, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है h/2 सिग्मा। ये इसका एक जनरलाइज टर्म है। अगर कभी भी हमको किसी स्पिन को कैलकुलेट करना है, आपको सिंपली इस टर्म में कैलकुलेट कर देना है। अब सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए पॉली ने यहां पर मैट्रिसेस की बात की थी। इस टर्म पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, इसको ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आपको अब यहाँ पर 2 चीजें देखनी है, एक मैट्रिसेस और एक एस एक्स एक्स वाई और जेड जेड की वैल्यू, जो मैं अभी लिखवाने वाला हूं। कहां से आई है वो मैं नहीं बताऊंगा, अब सिर्फ सिंपली लिखवाऊंगा, वो याद कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर पॉली ने सिंपली कहा कि आप लोगों को यहां पर सिग्मा की जगह रखनी है मैट्रिसेस। उन मैट्रिसेस को आपको याद रख लेना है और उन मैट्रिसेस को आपको एग्जाम में लिख देना, उससे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जैसे कि एक्स डायरेक्शन में जो मैट्रिक्स आई वो आई 1,0 0,1, वाई में जो मैट्रिक्स है ये सिग्मा मैट्रिक्स बताता है, याद रखना इस चीज को, फिर से कह रहा हूं मैं। ठीक है, 0, माइनस आयोटा और आयोटा, 0, और z के फॉर्म में हमारे पास आई 1,0 0, माइनस 1। साथ ही साथ हमारे पास यहां पर Sx की टर्म में वैल्यू 1/2 h कट सिग्मा x, Sy की टर्म में आई h कट बाई 2 सिग्मा y, और Sz की टर्म में आई h कट बाई 2 सिग्मा z। ये बहुत आसान चीजें थी जो हमें करनी थी। तो ये सब चीजें यहां पर ऐसे आई, इसको नोट कर लीजिए, काफी अच्छी चीज है। पॉलीस्पिन थ्योरी और इसकी पॉली मैट्रिसेस, ये 3 चीजें आपको अभी नोट कर लेनी है।
ओके चलो, अब इनकी मदद से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें क्वेश्चन फिक्स आते हैं, कोई इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं आते। सबसे पहले जो इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, या फिर आप इनको प्रॉपर्टीज के टर्म में लिख लीजिए। मैं यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं, इनको क्वेश्चन के टर्म में ना लिखिए, प्रॉपर्टीज के टर्म में लिख लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। कि भाई सिग्मा स्क्वायर एक्स बराबर सिग्मा स्क्वायर वाई सिग्मा स्क्वायर जेड, इन सब की वैल्यू 1 होती है। सिग्मा स्क्वायर एक्स सिग्मा स्क्वायर वाई प्लस सिग्मा स्क्वायर जेड, इन सब की वैल्यू 3 होती है, 1 1 1 1। तीसरी चीज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, वो हमारा होता है आयोटा एच कैट सिग्मा जेड, ठीक है, सॉरी आयोटा सिग्मा जेड, आयोटा सिग्मा जेड, सिग्मा वाई सिग्मा जेड आयोटा सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड सिग्मा एक्स आयोटा सिग्मा वाई। सर ये कैसे आ रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। देखो सिग्मा एक्स की अब अभी हमने मैट्रिक्स लिखी थी 1 0 0 1, सिग्मा वाई की अभी हमने मैट्रिक्स लिखी थी, वो थी हमारी 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 माइनस 1 आयोटा, तो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स आएगी सिग्मा जेड। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, मैट्रिक्स की वैल्यू रखे और हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ये इस टर्म में बात कर रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तो अब आप समझ ही गए होंगे, इसी के साथ जब हम सिग्मा स्क्वायर एक्स निकालते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा 1 0 0 1, फिर आएगा 1 0 0 1, इन दोनों की वैल्यू निकालोगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, चलो तो यहां तक तो क्लियर हुआ, इसको भी नोट कर लीजिए आराम से। हो गया, चलो अब हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है, उसको याद रख लेना है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, अगर इन दोनों को रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि सिग्मा वाई को आगे रखते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा वाई सिग्मा जेड, अगर इसको उल्टा करते हैं तो ये आएगा, अगर सिग्मा जेड सिग्मा एक्स इसको करते हैं तो ये आएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी रिलेशन है, इनको याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता है। कहां पर, देखो जैसे मैं बात करता हूं एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, ये क्या होता है? देखो एंटी कम्यूटेशन के अंदर हम कहते हैं, जैसे हमने लिखा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये बना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। इसको उल्टा करोगे तो माइनस में हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इसकी कंप्लीट वैल्यू 0, मैथमेटिक्स लगी यहाँ पे, कंप्लीट वैल्यू 0। इसका मतलब सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू भी, और सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स की वैल्यू भी 0। ये चीजें आपको याद रखनी है, इनको नोट कर ले, क्योंकि ये टर्म्स एक्चुअल में यहां हेल्प करती है एंटी कम्यूटेशन रिलेशंस को सॉल्व करने में। एंटी कम्यूटेशन रिलेशन में यहां पर प्लस आता है, बस इतना याद रखना, और कम्यूटेशन रिलेशन में माइनस आता है। तो ये यहां पर हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक ये कवर हो चुका है, ठीक है। ये याद कर लेना है आपको, इनको ज्यादा देखना नहीं, बस इनको याद कर लेना है। अब मैं अपना एक लास्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज मैं बात करूंगा z, x और y के कंपोनेंट में। तो अगर मैं z के कंपोनेंट के लिए बात करूं, फॉर z कंपोनेंट, तो मेरे पास आइगन वैल्यू जो प्लस में आएगी वो आएगी 1 0 प्लस हाफ स्पिन अप। अगर मैं करूं माइनस में 0 1 माइनस हाफ। चलो अब हम बात करते हैं x कंपोनेंट की। अगर x कंपोनेंट की मैं बात करूं साई x प्लस 1/√2 आइटा 1,1, ओके, और माइनस का कंपोनेंट 1/√2 1 - 1 देन स्पिन डाउन। ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं, आप इनको याद कर ले आराम से। इनको याद करने की मदद से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और वैसे भी इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे यहाँ पर,
तो इसलिए आप लोगों के लिए सहूलियत है, आसानी है कि आप लोग सिर्फ रिलेशंस को याद कर लो, ठीक है। 1/√2 1/i 1/√2 i माइनस 1, ये हमारा y कंपोनेंट। तो ये एक्चुअल में हमारे कवर हुए स्पिन एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स। अब इनको आपको याद रख लेना, इनको अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे किस चीज को, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए। इसके क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं, सिंपली क्वेश्चंस पूछते हैं मैट्रिसेस के अराउंड, Sx Sy Z की वैल्यू पूछ लेते हैं, यहाँ पे स्पिन अप स्पिन डाउन के बारे में पूछ लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। कम्यूटेशन रिलेशंस पूछ लेते हैं जो मैंने अभी सब बता दिए, याद कर लेना, यही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं हमारा वो टॉपिक जिसके बारे में मैंने बात की थी। एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको देखिएगा, समझिएगा, ये क्वेश्चंस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और ये हेल्पफुल है आपके लिए आगे जाके चीजों को अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि मैंने एक एक चीज को डिस्कस किया था, तो इसलिए अब मैं जो क्वेश्चंस है उनको अब डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हम जिस टर्म पे बात करेंगे उसका नाम है एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ही ज्यादातर पूछी जाती है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, मैं जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज अभी लिखवा रहा हूं उनको आप कहीं पर लिख के रख लें, या तो आप उनको याद कर लें तब तो ये अच्छी बात है, और अगर आप याद ना करें तो इनको सॉल्व करने का तरीका सीख लें, तो ये आपके लिए और अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के बारे में, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अगर मैं बात करूं सिंपली हमारे एल के बारे में, LZ हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू LZ की। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल टर्म रखनी है, आपको रखना है L, M LZ। शुरुआत में आपका काम यही है, आपको यही रखना है, बस इसके अंदर ये बीच की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। चलो हम जानते हैं भाई LZ की वैल्यू क्या होती है, LZ की वैल्यू होती है M H कट L, M। ये बात है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इसको उठा के यहां रख दो। याद रखिएगा ये वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी, तो इसको छेड़ना ही नहीं है। इस पूरे की जगह ये वैल्यू उठा के रख देंगे तो क्या होगा, एम एच कट एल एम। एम एच कट को बाहर ले ले तो बचा क्या, एल, एम और एल, एम। इसकी वैल्यू 1, तो इसका मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एम एच कट। ये हमारे पास वैल्यू आएगी एम एच कट, समझ आया। ये हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी, एम एच कट। तो ये तो एलजेड की थी, ठीक है सर, ये ज्यादा देखने लायक नहीं है क्योंकि अब जो करूंगा वो ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा। अब जो टर्म आ रही है ना उसका नाम है एल प्लस, ठीक है। सेकेंड एक्सपेक्टेशन में वैल्यू निकालता हूं एल प्लस के लिए। तो देखो एल प्लस निकालना है, वही वाला काम। सबसे पहले एल, एम, एल प्लस एल, एम। एल प्लस की वैल्यू मैं पिछली वीडियो में लिखा चुका हूं, वो होती है हमारी ये, सॉरी, इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है रूट एल माइनस एम एल प्लस एम प्लस 1 एच कट एल एम प्लस 1। ये हमारी इसके अंदर वैल्यू होती है एल प्लस की, जो मैं बता रहा हूं। यहां पर इसकी जगह ये रख देंगे तो ये आ जाएगा एल, एम रूट एल माइनस एम एल प्लस एम प्लस 1 एच कट एल एम प्लस 1। अच्छा, इस वैल्यू को उठा के बाहर रखें तो रूट एल माइनस एम एल प्लस एम प्लस 1 एच कट, और बचा कितना, एल, एम प्लस 1। जरा इस टर्म को देखिए, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है इसका मतलब 0। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ऑर्थोगोनल क्या होता है और क्या नाम है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जरा यहां देखें। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर हमारे पास दो टर्म होती है, ये आई और जे। अगर आई और जे की वैल्यू सेम है, यानी कि मान लेते हैं 1 1 है, तो ये पूरी वैल्यू देगा 1।
समझ आया? आई और जे की वैल्यू अगर सेम आती है, इधर वाली के लिए भी इधर वाले के लिए, दोनों अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो हमारे पास आंसर आता है 1, यानी कि इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब एक की वैल्यू 1 है और दूसरी की 2 है, तो यहां पर कंडीशन कहलाती है ऑर्थोगोनल और वो आती है 0। देखो यहां L, M है, ये बिल्कुल है, मतलब कहने का मतलब ये है जो टर्म्स यहां होगी वो की वो टर्म्स यहां होनी चाहिए, इनमें जर्रा बराबर भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो यहां L है, यहां L है, बात सही है, यहां M है लेकिन यहां M+1 है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। पिछले वाला अभी जो LZ निकाला था उसमें हमने क्या था, LZ में हमने देखा L, M और L, M था, ये दोनों टर्म्स सेम थी इसलिए इनकी वैल्यू 1 आई, ये दोनों अलग अलग है इसलिए इसकी वैल्यू 0 आई। इसको और अच्छे से समझना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का लिंक दे दिया, उसको जाकर जरूर देखें, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। तो यहां पर हमारे पास L प्लस की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो 0 आई, तो L माइनस की भी 0 ही आएगी, क्योंकि ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं, चेंज करना है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, ये वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है? ये आप करके देख सकते हैं, L0 की आप L माइनस की करके देख सकते हैं, L माइनस की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली L माइनस की वैल्यू रख देनी है, तो L माइनस M+1 एच कट L M-1, ये वैल्यू उठा के आप लोग यहां रखेंगे L माइनस के लिए, तो आपको जिस यहां पर L माइनस रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही की टर्म वापस आएगी और वो 0 देगा, तो L प्लस और L माइनस दोनों की मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई? 0 आई। तो ये टर्म यहां पर क्लियर हुई, ठीक है? अब हमारे पास बात करते हैं हम LX के बारे में, तो LX के लिए चाहिए तो L, M, LX, L, M, समझ आया भाई? ठीक है, LX की जगह आप जानते हैं अभी L प्लस और L माइनस बाई 2 ये होता है, उठा के रख दो, तो मैं एक बार 1/2 को साथ में रखते हैं, चलो सर रख दो, L माइनस L प्लस, तो L प्लस L माइनस बाई 2 L, M। अभी हमने पता है कि अभी L प्लस की वैल्यू भी 0 होती है, L माइनस की वैल्यू भी 0 होती है, दोनों को उठा के रखा तो आंसर कितना है? 0, मतलब LX की वैल्यू कितनी आएगी? 0। सिमिलरली LY की वैल्यू भी कितनी होगी? 0, यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज LX और LY की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। बहुत आसानी से हो रहा है ना? क्यों हो रहा है? अभी तो निकाला कि भाई L प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, और L माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो भी 0 होती है, वो अभी अपन ने फाइंड आउट किया, तो इसका मतलब ये टोटल टर्म कितनी देगा? 0 देगा, बात ही खत्म। अरे यार नहीं समझ आ रहा तो ये देखो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं सोचा थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे अलग अलग करके, तो अभी हमने इनकी वैल्यूज निकाली ना, कितनी निकाली थी? 0 तो निकाली थी L प्लस L माइनस की, ये एक्सपेक्टेशन की टर्म में आ गई, एक्सपेक्टेशन की टर्म में अभी हमने क्या कहा? इनकी वैल्यू 0 होती, तो मतलब LX की वैल्यू 0। सिमिलरली जब LY की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो वो भी तो 0 ही आएगी, क्योंकि जो मेरा LY होता है वो होता है L प्लस माइनस का आयटा LY बाई 2, यही तो होता है, तो ये भी 0 देगा, हो गया भाई बात खत्म। और सॉरी ये L माइनस तो 0 देगा, समझ आया? तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऐसे कैलकुलेट होती है, वो भी इतने मजेदार तरीके से। चलो भाई साहब, अब हम अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं L स्क्वायर की, तो L स्क्वायर की निकालनी तो L, M, L स्क्वायर L, M, तो L स्क्वायर की वैल्यू यहां पर L स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, L स्क्वायर का जो हम, सॉरी मैं लिख देता हूं, इसकी वैल्यू होती है L, L प्लस 1 एच कट स्क्वायर L, M, उठा के यहां रख दो, L, M, L प्लस 1 एच कट स्क्वायर L, M, L प्लस 1 को बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास बचा कितना? L, M, L, M, इसकी वैल्यू 1, तो मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई भाई? तो मतलब L स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये आई। ये भी बहुत आसान था। अब इसमें मुझे नहीं लगता कराने की कोई जरूरत है, एक जो टर्म मुझे करवानी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि भाई हाँ ये पूछने लायक चीज है, वो है L प्लस और L माइनस की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काम आती है, ये क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लेता है, क्योंकि इसकी मदद से चीजों को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है? तो देखो सर इसकी कैसे करेंगे, इसकी कुछ नहीं करना है,
आप जानते हैं कि भाई एल प्लस अपना होता है एल एक्स प्लस आइटा एल वाई, ठीक है, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको बाहर, और ये होता है अपना एल एक्स माइनस आइटा एल वाई। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो आता है एल स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर वाई माइनस आइटा एच कट एल जेड, ठीक है। ये इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये एल वाई स्क्वायर। आइटा एच कट कैसा है कि जब आप एल एक्स को एल वाई से करते हैं फिर एल वाई को एल एक्स से करते हैं तो कम्यूटेशन रिलेशन फॉर्म होता है, और फिर इस कम्यूटेशन रिलेशन को आप देखते हैं तो आपको एल जेड मिलता है, ठीक है। अच्छा यार नहीं समझ में आया, चलो देख लो। तो देखो अगर मैं यहां पर लिखूं आइटा एच कट एल एक्स एल वाई, और फिर यहां पर लिखूं आइटा एच कट एल वाई एल जेड, ये एल एक्स एल वाई से मल्टीप्लाई हुआ, ये एल वाई एल एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और ये, ठीक है। चलो ये टर्म हमें यहाँ पर मिल रही है। तो अब देखो इसमें से आइटा एच कट कॉमन ले लो, तो बचा कितना एल एक्स एल वाई और एल वाई एल एक्स। तो एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे बचा कितना आइटा एच कट एल जेड। लेकिन यानी एल स्क्वायर एक्स और एल स्क्वायर वाई इनको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हालांकि मुश्किल तो क्या ही होता है, मैं आपको सिंपली टर्म में इसका आंसर बता सकता हूं कि भाई एल स्क्वायर एक्स जो होता है ना, ये अभी भी हम अंदर ही हो, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन के अंदर ही है। एल स्क्वायर एक्स अपना 0 होता है और एल स्क्वायर वाई भी अपना कितना होता है 0 होता है। इसका मतलब ये टर्म में तो फिर आइटा एच कट एल जेड ही बचा, तो यहां पर चीजें बहुत ज्यादा अजीब सी हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि अभी मैं जानता हूं कि एल स्क्वायर की वैल्यू होती है एल स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर वाई और एल स्क्वायर जेड, तो मैं यहां पर सिंपली इसकी जगह ये पुट कर देता। आप सर क्यों पुट कर रहे हो? देखो बात यह है कि यहां पर हमें चीजों को रैशनलाइज करना पड़ता है, समझने के लिए हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए होती है। अगर मैं सिंपली टर्म में बात करूं एल स्क्वायर एक्स और एल स्क्वायर वाई की, तो अभी मैंने निकाला है एल एक्स की वैल्यू 0 होती है, एल वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इनका स्क्वायर करोगे तो भी तो वैल्यू 0 ही देगा। बात समझ में आई एक्सपेक्टेशन की वैल्यू? तो फिर मेरे पास तो सिर्फ आइटा एच कट एल जेड बचेगा। ये यहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर क्वेश्चन में ही बोल दे कि आप सिंपली इनकी वैल्यू यूज करो तो कर देना, नहीं तो बाकी में आपको को ये टर्म यूज करनी होगी। क्योंकि जो हमारा LZ होता है ना वो MH कट होता है, और जो हमारा LX और LY होते हैं ना ये डिपेंड करते हैं लेडर ऑपरेटर पे, राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर पे, और राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर हमारे 0 होते हैं। अभी हमने उनकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली, यानी कि L प्लस और L माइनस की वैल्यू पर हमारे LX LY डिपेंड करते हैं, और वहां पर अभी हमने उनकी वैल्यू देखी, वो भी कितनी है 0 आई। लेकिन इसकी वैल्यू एक्चुअल में डिपेंड करती है M पर, मैग्नेटिक मोमेंट नंबर पर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर, इसलिए इसको यूज करते हैं ताकि चीजों की डायरेक्शन को, एक्सपेक्टेशन को, एनर्जी को कैलकुलेट करना ज्यादा आसान। तो रख दो भाई, तो रखा तो होगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जेड प्लस आइटा एच कट एल जेड। ये हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एल प्लस और एल माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये। सिंपली अगर इसका उल्टा कर दे एल माइनस और एल प्लस, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो भी यही होगी, बस आपको यहां पर एक माइनस लगा देना, या आप खुद सॉल्व करके देखे आपको पता चल जाएगा। तो हमारे पास दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहां पर आ गई है, और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार है और समझने के लिए भी आसान है, ठीक है। चलो एक चीज, एक क्वेश्चन में भी आपको देकर जा रहा हूं जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, और आपको मुझे बताना है कि इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। अगर नहीं समझ आए तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, अगली वीडियो में। कमेंट के अंदर मुझे बता देना इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी LZ LY की। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे कि सर हमें ये नहीं आया, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है कि LZ LY की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करो। हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कमेंट के अंदर बता देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो ये एक्चुअल में हमारा यहाँ पर कवर हुआ, ठीक है, आराम से कवर हो गया है। एक मुझसे यहाँ पर जो दो छोटी चीजें वो मैं लिख देता हूं, ये रिलेशंस आप लोग याद कर ले। एल स्क्वायर एक्स, ठीक है, अभी मैंने बताया था कि भाई एल स्क्वायर एक्स 0 होता है, ये मैंने अभी बात बोली थी, वहां पर वो उस टर्म में बोली जब सिंपली हमारे पास में टर्म्स दे रखी हो कि भाई आपको सिंपली इनके आंसर्स बता देने,
ठीक है, कि क्वेश्चन का अंदर डायरेक्ट पूछ लेता अगर एलएक्स की वैल्यू 0 है तो आप बताओ क्या आएगा, ठीक है, तो आपको वहां पर उसकी वैल्यू 0 ही पुट कर देनी है। लेकिन जब वो सिंपली आपसे कुछ क्वेश्चन में कुछ अजीब सा दे दे, कोई इक्वेशन दे दे, कोई वेव फंक्शन दे दे, जैसे कि आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वहां पर पता चलेगा, तो आप ये चीज नोटिस करोगे वहां पर कि उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है। तो यहां पर आपको एल स्क्वायर एक्स की टर्म को इस तरीके से कैलकुलेट करना है, एल प्लस आयोटा एल वाई बाय 2, एल प्लस आयोटा एल वाई बाय 2। ये अभी हमने आपको इस टर्म में कैलकुलेट करना है। जैसा अभी आपने देखा नहीं कि हमने एल प्लस और एल माइनस अभी हमने कैलकुलेट किया था, तब हमने एल स्क्वायर एक्स और एल स्क्वायर वाई की जगह वैल्यू रखी, तो हमारे पास में ये आया था एल स्क्वायर जेड प्लस आयोटा एच का डेल जेड, हमारे पास ये आया था, अभी आपने देखा था। वो ऐसे क्यों आया था वो भी मैंने अभी बता दिया, ठीक है, क्योंकि अगर हम दूसरा नजरिए से भी देखें तो हमारी एल स्क्वायर एक्स की वैल्यू को जब मेरे पास में ये फॉर्म था, इसको जरा समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जब मेरे पास ये फॉर्म था और अगर मैं ये वाली वैल्यू को उठाकर यहां रखता हूं, इससे जो वैल्यू एक्वायर होगी एक्सपेक्टेशन की, उसको मैं यहां पर रखता हूं, तो क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर सिंपली इसको हटाकर रिप्लेस कर देते हैं, किससे, एल स्क्वायर माइनस एल जेड से, ठीक है। चलो तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो मैं इसकी वैल्यूज डायरेक्ट लिख रहा हूं। एल स्क्वायर की एक वैल्यू ये भी होती है, वो हमारे पास होती है एल प्लस 1 माइनस का एम स्क्वायर एच का स्क्वायर बाई 2, और साथ ही साथ एक वैल्यू मेरे पास होती है एल प्लस एल माइनस एल प्लस, उसकी वैल्यू होती है एल प्लस 1 माइनस का एम स्क्वायर एच का स्क्वायर, ठीक है। ये दो और वैल्यूज है, इनको आप याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, इनको नोट कर ले। ओके, चलो अब हम हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन जो भी मैं आपको करवाने वाला हूं वो हमारा आया था टिफर 2015 के अंदर, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फेलोशिप एंड रिसर्च के अंदर ये क्वेश्चन आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल के अंदर ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू कराने का मेरा रीजन क्या है। क्वेश्चन आता है भाई, एंड रिजिड रोटेटर हैज अ वेव फंक्शन, एक रिजिड रोटेटर है जिसका वेव फंक्शन है थीटा पाई, एन 2 आयोटा y1,0 थीटा फाई प्लस 2 प्लस आयोटा y2, -1 थीटा फाई 3 आयोटा y1,1 थीटा फाई। ओके, इसमें हमारे पास वेव फंक्शन दिया और बोला हुआ वेर y lm थीटा y l, m थीटा फाई, ठीक है, और हमसे बोला गया है कि l प्लस माइनस की वैल्यू है एल एक्स प्लस माइनस आयोटा एल वाई। तो हमसे बोला गया है कि आप कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेशन वैल्यू एल प्लस और एल माइनस की। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्या क्या दे रखा है, हमारे पास एक वेव फंक्शन है, हमसे कहा वेव फंक्शन ln की फॉर्म में, यानी कि ये टर्म l है और ये m है, ये 1 l की वैल्यू है और ये 0 m की वैल्यू है, ये 2 l की वैल्यू है, -1 m की वैल्यू है, ये भी l की वैल्यू है और ये m की वैल्यू है। ये 3-4 चीजें, नॉइस के लिए थोड़ा सॉरी, बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी नॉइस है तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूं उस जगह पर ये साउंड्स आम बात है, ठीक है। तो हमें से बोला एल प्लस एल माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको याद होगा अभी हमने इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली, यही होती है। तो मतलब मुझे एल स्क्वायर जेड और एल जेड की वैल्यू को रखना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, करने के लिए बहुत आसान है, मजा आएगा इसको करने में, जरा देखिएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है।
सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर काम करना, आपको याद रखना होगा, जब भी आपके पास एक वेव फंक्शन हो और वेव फंक्शन में आगे ऐसा कोई अलजेब्रा आपको देते, अलजेब्रा मतलब अल्फाबेट ABCD से लेकर Z तक कुछ भी देते, तो आपको सबसे पहला काम होगा उसको हटाना। उसको हटाना है तो इसका मतलब आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या कहती है? सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो वेव फंक्शन आपके पास में दिया होगा वो इनिशियल कैट फॉर्म में होगा। ये दिया हुआ नहीं होता, ये आपको मानना पड़ेगा कि इनिशियल कैट फॉर्म में। ठीक है सर, इसको ब्रा में चेंज करेंगे। तो ब्रा में अगर मैं इसको चेंज करता हूं, अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरा ब्रा कैट नोटेशन का वीडियो जरूर देखें और वहां पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को समझें। तो जब कैट को ब्रा में चेंज करते हैं तो आयोटा की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, मतलब आयोटा की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, आयोटा की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। तो यह प्लस का आयोटा है तो ये माइनस का आयोटा बन जाएगा, y10 प्लस ये 2 माइनस आयोटा हो जाएगा y2 माइनस 1। ये थीटा फाई मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरा थोड़ा काम आसान करने के लिए, y1, ये थोड़ा काम आसान करने के लिए क्योंकि बोर्ड पे जगह बहुत घेर रहा है। ये आया, समझ आया। चलो, नॉर्मलाइजेशन मेरी कंडीशन कहती है कि जब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो, जब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो तब आपके पास में एक वैल्यू निकलती है जिसकी वैल्यू आती है 1। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो n को n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर। सीधी सीधी बात लिख रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं लिख रहा हूं। इसको आसान करने के लिए आप इन सब के आगे ये लगा दें ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ये सब के आगे कैट लगा दे, मैं यहां पर भी कैट लगा रहा हूं ताकि समझ में, सॉरी यहां पर ब्रा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको उल्टा किया। इसके आगे ब्रा लगा दी, ये ब्रा लगा दिया, ये ब्रा लगा दिया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद रखना होगा सेम स्टेट हमेशा 1 देता है, यानी 1,0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब ये दोनों 1 देगा, तो यहाँ पर 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस तो 4 आया। ठीक है, ये अगर बाकी याद रखना, ये 1,0 अगर बाकी किसी भी स्टेट से मल्टीप्लाई होगा ना तो वो 0 देगा। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का मतलब होता है सेम स्टेट के साथ में 1 देता है, सेम स्टेट डिफरेंट स्टेट्स के साथ में 0 देता है। याद रखना, ये 1,0 के साथ में 1 देगा, बाकी बिल्कुल 0 देगा। ये बिल्कुल वेक्टर की तरह i डॉट i1 i डॉट j 0, ये बिल्कुल वेक्टर की तरह याद रखना है। इसी तरह 2 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आई 5 क्योंकि देखो ये आपस में 1 देंगे। उसी तरीके से प्लस का 3 आइटा माइनस का 3 आइटा दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, ये 1 आया। तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/18 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√18। अगर क्वेश्चन में सिंपली सिर्फ आपसे ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछ ले, इसको कांस्टेंट बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, तो आप सिंपली इसका आंसर ये भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा हो। लेकिन ये तो सिर्फ कांस्टेंट तक की बात थी। ठीक है, अभी तो हमें इसको सॉल्व करना। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स को स्किप किया जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका होता है, नहीं सॉरी नॉर्मलाइजेशन निकालने का तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स को स्किप किया है क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है और इतना जरा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आप मेरी उन वीडियोस को जरूर देखें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब सिंपली यहाँ पर बोला गया है l प्लस l माइनस की वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर z प्लस आइटा h का डेल z, ये वाली टर्म्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमारे पास में आ गई। अच्छा, अब इसमें बोला l प्लस l माइनस, दैट्स मीन यहाँ पर दो एंगुलर मोमेंटम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा यहां पर n स्क्वायर आएगा, n नहीं आएगा। अब सर ये क्या सेंस है, n स्क्वायर और n का क्या सेंस है? तो जरा ढंग से देखो, ये जो कांस्टेंट है ना ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के साथ में भी मल्टीप्लाई होगी। ये वेव फंक्शन हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वहां पर भी होगा। अगर सिंपली l प्लस के लिए होता तो मैं नहीं रखता, क्योंकि एक सिंगल वेव फंक्शन सिर्फ एक सिंगल वेव फंक्शन के लिए एक सिंगल वेव फंक्शन सिर्फ एक सिंगल एंगुलर मोमेंटम या सिंगल एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए रख रहे हैं हम, बात समझ आई। लेकिन यहां पर दो है, एक l प्लस और एक l माइनस, दैट्स मीन यहां पर एक n दूसरे n से मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा n स्क्वायर। और यहां पर क्योंकि हमारे पास में एक्सपेक्टेशन वैल्यू दे रखी है l प्लस l माइनस की, वो ये थी, हमको सिंपली कुछ नहीं करना, n स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर देना। इसको आप ऐसे याद रखें, ठीक है, वेव फंक्शन की टर्म में याद ना रखें। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर है, हम जानते हैं भाई l स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होती है, l स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होती है l प्लस 1
एच कट स्क्वायर, ठीक है। और एल जेड, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ढंग से, आराम से कैलकुलेट करेंगे। वो देखो 3 स्टेट्स है हमारे पास, 1,0, 2,-1 और 1,1। इन तीनों स्टेट के लिए आपको एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान तरीका है, एल की वैल्यू रखते जाओ और उनको जोड़ते जाओ। पहली स्टेट में एल की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, तो यह है भाई 2 एच कट स्क्वायर अपॉन 18, ठीक है। ये मैं एन स्क्वायर यहां लिख देता हूं। एल स्क्वायर की वैल्यू अभी तो हमने निकाली है 1/18, ठीक है। प्लस दूसरी टर्म में एल की वैल्यू कितनी है, 2 है, दूसरी स्टेट में रखो, तो यहां रखा तो 2 + 1 3 6 एच कट स्क्वायर अपॉन 18, और तीसरे में कितना है, 1 है, वापस 2 एच कट स्क्वायर अपॉन 18। सबको जोड़े तो 18 और ऊपर कितना आएगा 10, 10 एच कट स्क्वायर अपॉन 18, ठीक है सर। अब आता है एल स्क्वायर जेड। एल स्क्वायर जेड हमारा होता है एम स्क्वायर एच कट स्क्वायर, तो मतलब यहां पर एम की वैल्यू रखते जाओ और जोड़ते जाओ। एम की वैल्यू पहली स्टेट में 0 है, इसका मतलब सर पहले की वैल्यू 0। दूसरी स्टेट में एम की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और एच का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 18, ये एन स्क्वायर, सॉरी मैं भूल गया, एन स्क्वायर, समझ आया। प्लस फिर यहां पर देखो तो यहां पर प्लस का 1 है, एम की वैल्यू भाई अभी हमने लिखा ना वाई एल एम, पहली वैल्यू एल की है, दूसरी वैल्यू एम की है, रखा तो यहां पर भी कितना है 1 आया, तो भाई एच का स्क्वायर बाई 18, आंसर आया 2 एच का स्क्वायर अपॉन 18, समझ आया। चलो यहां तक मेरा मामला क्लियर है। कुछ गलती तो मैं नहीं कर रहा हूं, आई थिंक सो कि मैं यहां पर कोई गलती नहीं कर रहा हूं किसी प्रकार की भी, क्योंकि अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान की बात है, ठीक है। ओहो सॉरी, यहां मुझसे मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक। मैंने अभी यहां पर एक कोफिशिएंट्स फाइंड आउट किए थे, वो थे 4 + 5 + 9। हाँ, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये भी तो चाहिए होंगे ना, ये भी तो चाहिए होंगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स भी तो काम आएंगे ना। हमने तो स्टेट्स ले ली, कोफिशिएंट्स कहाँ जाएंगे, ये आगे वाले। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, जिस स्टेट का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। भाई इस स्टेट का कोफिशिएंट कितना था 4, इस स्टेट का कोफिशिएंट है 5, इसका है 9, बस ये याद रख लो, ये है 4, इसका 5, इसका 9, तो थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। किसी को अगर कंफ्यूजन हो रही है कि कोफिशिएंट कहां से आ गए, क्योंकि देखो जब आप दो वेव फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो, एक एल प्लस है और एक एल माइनस है, दोनों वेव फंक्शन ही है ना, ये ब्रा और केट। यार इसको देखो, ऐसे देखो, ये वेव फंक्शन मेरा यूज आ रहा है एल प्लस में और एल माइनस में, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब इसको जरा ढंग से देखो, ये एल प्लस और एल माइनस दिया हुआ है, एल माइनस मेरा केट में दे रखा है, एल प्लस मेरा ब्रा में दे रखा है, कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेव फंक्शन भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आया ना, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं मेरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वीडियो उसको जाकर देखे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की वीडियो को जाकर देखे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वीडियो को जाकर देखे, ये चीजें बहुत आसानी से समझ आएगी। नहीं तो यहाँ मैं समझाता रह जाऊंगा और आप सर खुजाते रह जाएंगे कि सर क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन एक्चुअल में एल प्लस के लिए यूज आएगा, तो एल प्लस और एल माइनस दोनों के लिए जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एन स्क्वायर तो दे रहा है, वो तो मैंने अभी बोला ही था कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एन स्क्वायर देगा, साथ ही साथ इनके ये कोफिशिएंट्स भी तो मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये 2i दूसरे 2i से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बनेगा, बिल्कुल वही जैसा हमने नॉर्मलाइजेशन में किया। तो इसका मतलब यहां पर इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और वो वैल्यू हो जाएगी 86 एच कट स्क्वायर बाई 18, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 14 एच कट स्क्वायर अपॉन 18। आप सिंपली एलजेड के लिए निकाले तो सिंपली एलजेड हमारा कितना होता है, एम एच कट, एम की वैल्यू 0, ये 0, प्लस एल की वैल्यू -1, तो ये माइनस एच कट स्क्वायर 5 एच कट स्क्वायर अपॉन 18 प्लस 1 9 एच कट स्क्वायर अपॉन 18, ठीक है। क्योंकि एच कट स्क्वायर कहां से आ रहा है, देखो ये एलजेड के पास में भी तो एक एच कट है, तो इसको आपको याद रखना, ये एच कट आपके काम आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये अपने पास जो एच कट आया
अच्छा एक सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई, यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ एच कट ही रहेगा। ये छोटी मोटी थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो रही है, तो इसका थोड़ा आप लोग थोड़ा देख ले, थोड़ी कैलकुलेशन में छोटी मोटी सी मिस्टेक हो रही है, मुझसे गलती हो गई, मुझे बताना। मैंने यहाँ पर जब वो निकाल रहा था तब मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर, अगर पीछे भी मैंने यही गलती की होगी मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आयोटा लिख दिया होगा। एक्चुअल में आयोटा नहीं है, सिर्फ एच कट जेड है, आयोटा नहीं है, याद रखिएगा प्लीज। आयोटा नहीं आएगा, अगर पिछले थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप वीडियो के अंदर, यहाँ मैंने आयोटा लिख दिया होगा, आयोटा को हटा दे। तो छोटी मोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि जब हम इतनी रिगरस कैलकुलेशंस को कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं तो छोटा मोटा सा ब्लंडर हमसे हो ही जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, आयोटा यहां से हटा दे, प्लीज हटा दे, जाकर वापस एल प्लस एल माइनस और एल माइनस एल प्लस की वैल्यू को सही करें, यहां से आयोटा की टर्म को हटा दे, ठीक है। एलजेड की वैल्यू निकल गई, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास बचेगा 4h का स्क्वायर अपॉन 18, ठीक है। अब इन सब टर्म्स को अगर आप जोड़ें तो आपके पास आंसर आएगा 23, यहां पे मैं बोलूं 40 ढंग से करते हैं, 23/9 h का स्क्वायर, ये हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एल प्लस और एल माइनस की, 23/9 h का स्क्वायर, ये हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये समझना था और ये समझा रहा था कि कैसे वेव फंक्शन यूज होता है एल प्लस और एल माइनस में, या फिर किसी भी टाइप के एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये समझा रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। और इस क्वेश्चन में जो मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, जो मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, यहां पर आयोटा नहीं आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप इनकी अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे होंगे तब आपको अच्छी ध्यान रखना है, कांस्टेंट का ध्यान रखना, वो ये है, साथ ही साथ इनके कोएफिशिएंट्स का भी ध्यान रखना जो कि अलग अलग स्टेट्स में। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसका सिर्फ एक ही वजह है ये समझ में नहीं आने की, कि आपको या तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज नहीं आती है, आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के बारे में नहीं पता है, आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के बारे में नहीं पता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में नहीं पता है। इन सब के बारे में प्लीज थोड़ी सी जानकारी लेकर आए, फिर वापस आए, ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारी कवर अप को लेकर चल रहा था, काफी अच्छी चीजें थी, इसको हमने सॉल्व किया और आई होप सो आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया तो कमेंट करके तो आपको बताना ही है। ये एक क्वेश्चन मुझे करवाना था और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज मुझे करवानी थी। क्वेश्चंस वैसे तो बहुत सारे और पड़े हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज हमारी सीरीज का एंड होता है। इस सीरीज का हमारा नाम था क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हमने जो सब कुछ डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक है। अभी तक हमने एडवांस क्वांटम में कदम भी नहीं रखा है। तो ये बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स आज हमारी एंड होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर और एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चंस पर। साथ ही साथ अब मैं ये कहूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अगली जो 2 वीडियो होगी उसके अंदर क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स के, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप मुझे बताओगे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, समझ आ रही है तो कमेंट करें, शेयर करें। गेट टू CSI नेट के लिए अगली वीडियोस बहुत जल्दी आएगी, तो उसके लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करेंगे। फिर हम शुरू करेंगे हमारी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, उसकी कुछ वीडियोस, फिर उसकी कुछ सीरीज, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते जाएंगे। इस साल के अंदर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स को पूरा कवर कर लें। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें।